Hello friends, welcome all of you in my new video relating to income tax return filing. आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में कौन कौन सी डिडक्शन एक इंडिविजुअल को अलाउ होती है और हम इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन को कहाँ दिखा सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग डिस्कशन ऑन डिडक्शन, हम ये समझेंगे कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन में क्या डिफरेंसेस हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जेम्पशंस कहाँ पे दिखाई जाती है, ताकि हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकें कि व्हाट इज एग्जेम्पशन, व्हाट इज डिडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एजेंडा आज की ऑफ टुडे मीटिंग इज, फर्स्ट वी डिस्कस ऑन एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन, मींस क्या डिफरेंस होता है उसमें। उसके बाद हम कौन कौन सी डिडक्शन हमें अवेलेबल होती है, तो उसे मेजर डिडक्शन सभी मैं कवर कर लूंगा इसके अंदर। और उसके बाद हम उसे इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शन होती है, कौन कौन सी एग्जेम्पशन। पर पहले हम एग्जेम्पशन को समझेंगे कि एग्जेम्पशन क्या होती है। तो एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन। एग्जेम्पशन क्या होती है? एग्जेम्पशन जो भी होती है वो सेक्शन 10 के अंदर मेंशन है। ठीक है, और ये अगर कोई भी इनकम एग्जेम्प्ट है तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होती है। और एग्जेम्पशन कभी भी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल लाइक HRA है आपका, LFA है, अलाउंसेस जो भी आपको मिलते हैं लाइक चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, हॉस्टल अलाउंसेस हैं, ये सभी एग्जेम्प्ट अगर है, एग्जेम्प्ट होते हैं। और इन सब के अगर आपके एग्जेम्पशन आपको अलाउ है तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगी, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, डिडक्शन क्या होती है? डिडक्शन चैप्टर 6 के अंदर मेंशन होती है और वो सेक्शन 80C से 80U तक जो भी मेंशन है वो सारी डिडक्शंस होती हैं। ठीक है, डिडक्शन हम हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसमें से लेस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पर डिडक्शन कभी भी आपके इनकम से एक्सीड नहीं हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी एग्जेम्पशंस ITR में कहाँ आती है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद अपनी ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे, अगर उस पर क्लिक करते हैं आप तो देखिए ग्रॉस टोटल इनकम पे ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रही है सैलरी एग्जेम्पशंस हैं, ये सैलरी एग्जेम्पशंस हैं। पहली जैसे आपको कोई भी टूर पे कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलते हैं या आपको कन्वेंस मिलता है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उसको वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको अगर कुछ स्पेशल अलाउंसेस मिल रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वो भी आपकी इनकम में से एक्सक्लूड हो जाएगा। इसी तरह आपको नीचे HR एग्जेम्पशन से कोई है, यहाँ पे HRA एग्जेम्पशन दिखाए हैं सेक्शन 10 सेक्शन 13A में, तो वो भी आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपकी इनकम से एक्सक्लूड करने के लिए होती है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होती है। तो जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप यहाँ मेंशन करेंगे। और देखिए आपको कुछ रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट्स मिलता है, वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो ये बहुत ही ध्यान से आप रिटर्न फाइल करते समय चेक कर लें। जैसे अर्न लीव का पैसा आपको मिलता है, ग्रेचुटी का पैसा मिलता है आपको, तो ये सभी चीजें एग्जेम्पशंस में फॉल करती है। कम्यूटेड पेंशन मिलती है आपको, तो वो सभी चीजें आपकी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ताकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड ही ना हो, क्योंकि वो सभी चीजें एग्जेम्प्ट होती है। तो होप आपको ये अंडरस्टैंड समझ आ गया होगा कि एग्जेम्पशंस क्या होती है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस ऑन व्हाट इज डिडक्शन और डिडक्शन और टैक्स में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, देखिए जितनी आपकी डिडक्शन इंक्रीज होगी, आप जितने आप ATC फॉर एग्जांपल ATC आपने क्लेम कर लिया, NPS आपने क्लेम कर लिया और अदर जो भी मैक्सिमम डिडक्शन थी आपने क्लेम कर लिया, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी वो रिड्यूस होगी। तो इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना आप डिडक्शन इंक्रीज करोगे, आप डिडक्शन की प्लानिंग कर लोगे टाइमली, उतना ही आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर स्मार्ट है, दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दोनों की बेसिक सैलरी 40,000 ही है और उनकी ग्रॉस टोटल इनकम मैं मानता हूं कि 8 लाख रुपए दोनों को ही ग्रॉस टोटल इनकम मिलती है। मिस्टर एक्स क्या करता है, उसके जो उसका एम्प्लॉयर जो भी बेनिफिट देता है केवल वो ही कंसिडर करता है, अपने आप से कोई प्लानिंग नहीं करता है। तो मीन्स मैं मानता हूं कि केवल उसका जो PF में कंट्रीब्यूशन जाता है वही उसको एक से डिडक्शन अलाउ हो जाता है 80,000 रुपीज, जो कि 12% ऑफ द बेसिक एंड DA है। ओके, और वो और कोई एग्जेम्पशन अलाउ नहीं करता, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है उसके पास। ठीक है,
तो उसकी नेट टैक्सेबल लायबिलिटी 6,67,000 होती है, जिसमें उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो 45,000 रुपीज का टैक्स पे करता है। उसे कोई रिबेट यहाँ पे 87A की कोई रिबेट आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो 47,824 रुपीज का टैक्स पे करता है। बट दूसरी साइड है मिस्टर स्मार्ट, उसकी भी बेसिक सैलरी 40,000 ही है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम भी मिस्टर एक्स के बराबर ही 8 लाख रुपीज है। इवन उसका आफ्टर डिडक्शन जो भी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो स्टैट्यूटरी मिलती है सबको, कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती है, तब भी उसको 7,47,000, दोनों बराबर है। पर उसने अपनी डिडक्शंस को प्रॉपरली प्लान किया है। उसने अपनी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन था उसके अलावा उसने एलआईसी ले लिया है, सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया है, मतलब जो भी है उसकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से उसने इन्वेस्ट किया। उसने मैक्सिमम लिमिट कंज्यूम की, मीन्स उसे 1.5 लाख अलाउ होता है, 1.5 लाख उसने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है। उसने अपना मेडिकल इंश्योरेंस एनपीएस में भी जमा करा रखा है पैसा 50,000 रुपीज, तो उसकी पूरी डिडक्शन क्लेम कर लिया है उसने। उसने अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी करा रखा है। देखिए दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने पास कैश रखेंगे और उसका कोई इंश्योरेंस, तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपका पूरा कैश खत्म हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराएं, ताकि आपकी सेविंग सेव रह सके। ठीक है, तो इसने मिस्टर स्मार्ट ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी करा रखा है, उसकी डिडक्शन भी ले। उसने अपना क्या किया है, इंटरेस्ट पे जो भी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे जो भी है उसको अमाउंट मिल रहा है, उसको 80 टीटीए के अंदर क्लेम भी कर लिया है, ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होंगे। मिस्टर एक्स को भी 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन उसकी भी उसे नॉलेज नहीं थी, उसने 10,000 का डिडक्शन भी क्लेम नहीं किया और उस पर भी टैक्स दे दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है, आपको अपनी डिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी आपको डिडक्शन मिलती है, और वो कैसे, कहाँ और कहाँ पर शो करनी है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह मिस्टर स्मार्ट ने 2,60,000 की डिडक्शन क्लेम की है, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम 4,87,600 रुपीज हो गई है। देखिए दोनों की ग्रॉस टोटल इनकम सेम थी, पर नेट टैक्सेबल इनकम जिसको उनको टैक्स देना था वो उन्होंने प्लानिंग करके रिड्यूस कर दी मिस्टर स्मार्ट ने। और मिस्टर स्मार्ट की जो टैक्स लायबिलिटी थी 11,880 रुपीज थी, जिसकी उसको पूरी रिबेट मिल गई, क्योंकि अगर आपकी टोटल ओल्ड रिजिम के अंदर अगर नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है, तो आपको पूरी की पूरी पे रिबेट मिल जाता है, जितना भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है। तो मिस्टर स्मार्ट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 है। तो इस हिसाब से, क्योंकि मिस्टर स्मार्ट को डिडक्शन के बारे में पता था, उसने अपना 47,824 रुपीज का टैक्स सेव कर लिया। और इसी हिसाब से उसने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी, क्योंकि ये पैसा जो है फाइनली आपको रिटायरमेंट टाइम में मिल ही जाएगा, तो इस हिसाब से मिस्टर स्मार्ट ने बहुत ही स्मार्टली अपना प्लान किया है टैक्स को। तो इसलिए ये हमें अपने डिडक्शन को समझना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, व्हाट आर द डिडक्शन and purpose of the discussion is to reduce the tax liability। ठीक है, तो this is our tax liability। तो if we increase our deduction, then our tax liability will get automatically reduced। okay, so let's discuss what are the categories of deduction। कुछ ऐसी डिडक्शंस होती है जो कि गवर्नमेंट ने सेविंग को इंक्रीज करने के लिए, लोगों में हैबिट डालने के लिए कि वो अपनी सेविंग्स इंक्रीज करें, उसलिए दी जाती है। लाइक एटीसी की जो भी डिडक्शन होती है, इसमें आप अपने पीएफ में डिपॉजिट कराइए, अपना सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट कराइए, आप अपना और किसी हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अगर आपने लिया हुआ है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वो सभी चीजें आपको सेविंग इंक्रीज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो वो सारी चीज हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ होती है हमें। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पर्सनल एक्सपेंडिचर लाइक एटीडी, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लीजिए, जब आपको जरूरत पड़े उसकी आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको मिल जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन दे देती है गवर्नमेंट। कुछ चीजें अगर आप सोशल डिजायरेबल एक्टिविटी करते हैं, लाइक आपको डोनेशन देते हैं, तो एक लिस्ट है उसकी पूरी की किस को आपने डोनेशन दिया, तो आपको उसके लिए डिडक्शन मिल जाती है। और कुछ चीजें होती हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को अलाउ करते हैं, लाइक 80D एंड 80U, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह की डिडक्शन होती है मेजरली। तो आज की वीडियो में हम 80C एंड 80CCD करेंगे एंड 80D करेंगे। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो 80C क्या होता है, 80C में कौन कौन सी डिडक्शन होती है वो यहाँ पे, पर उससे पहले आपको ये समझना जरूरी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 80C के अंदर। तो आपने 2.5 लाख तक कभी अगर इन सब में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पर आपको इनकम टैक्स केवल 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन अलाउ करेगा।
ओके, तो पहली है जैसे आपने प्रोविडेंट फंड में कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जो मिस्टर एक्स ने भी इन्वेस्ट किया था, मिस्टर स्मार्ट ने भी इन्वेस्ट किया था, ठीक है, तो उन दोनों को उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका एम्प्लॉयर जमा करा देता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिडक्शन मिल जाती है। और इसी तरह आपको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर कुछ इन्वेस्ट किया उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट में अगर आपने कुछ डिपॉजिट कराते हो तो जो भी पूरी साल में, और ये सारी डिडक्शन अगर आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी इन्वेस्ट किया उसी की डिडक्शन मिलेगी। अगर 31 मार्च के आपने कुछ डिपॉजिट किया है तो उसकी डिडक्शन नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, ठीक है। इसी तरह आपने अगर कोई होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन के प्रिंसिपल की डिडक्शन आपको ईटीसी के अंदर मिलती है और इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको अलग से हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मिलती है। ये इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कहाँ पे प्रिंसिपल आपको शो करना है, कैसे आपको इंटरेस्ट शो करना है, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह फिक्स डिपॉजिट, अगर आपसे 5 साल से ज्यादा 5 ईयर की टर्म्स का फिक्स डिपॉजिट ले रखा है तो उस डिपॉजिट्स की डिडक्शन आप यहाँ ले सकते हैं। इसी तरह आप अपने कोई भी चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस पे करते हैं तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ओनली ट्यूशन फीस, और कोई आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, केवल ट्यूशन फीस की अलाउ होगी। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपने डिपॉजिट करा रहे हैं तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जो भी आपने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसकी आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पर ये डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख ही मिलेगी आपको, चाहे आपने 2.5 लाख तक का, 3 लाख का, 5 लाख का जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा, पर आपको इनकम टैक्स 1.5 लाख तक की डिडक्शन देना है। और ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए होती है। ओके, तो इस एटीसी का मेन मोटिव गवर्नमेंट का यही था कि लोगों में सेविंग की हैबिट को इंक्रीज करें। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं कि एटीसी हम आईटीआर में कहाँ पे मेंशन करेंगे। आप अपनी टोटल डिडक्शंस पे क्लिक करेंगे, मींस आप पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म करने के बाद आप अपने डिडक्शंस पे जाएंगे। उसके बाद डिडक्शंस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए जैसे आप डिडक्शंस को ओपन करेंगे वहां पे ऑटोमेटिकली अगर आपने अपनी कंपनी में डिक्लेयर कर दिया तो आपके फॉर्म 16 से ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन पिक हो जाएगी यहाँ पर और आपकी टोटल यहाँ पे डिडक्शन आ जाएगी। अगर आपने कंपनी में डिक्लेयर नहीं किया है तो आप अपने मैनुअली इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पे यस कर अमाउंट जो भी आपका मेंशन करना है आपको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो सारी एटीसी की डिडक्शन जो भी सारी इसी जगह पे आएगी, उसमें टोटल 1.5 लाख तक ही अलाउ होगा। तो मैं यहाँ पे इस केस में मिस्टर स्मार्ट ने पूरी प्लानिंग की थी तो उसने 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे डिडक्शन डाल दी है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एनपीएस। एनपीएस डिडक्शन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यार, यहाँ पे आपको एडिशनल 50,000 की डिडक्शन मिलती है तो ये आपको बहुत ही अच्छा टैक्स बेनिफिट देगा। तो लेट डिस्कस। एनपीएस एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, मींस आप खुद कर रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन एक एम्प्लॉयर का होता है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन अगर 1.5 लाख तक का है, फर्स्ट 1.5 लाख वो 80C के अंदर रिकवर होता है, पर 1.5 लाख से ऊपर अगर कोई भी आप जमा कराते हो तो एडिशनल जो 50,000 तक की आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिल जाती है। मींस आपने अपने 2 लाख रुपए एनपीएस में जमा कराए हैं तो आपको 1.5 लाख तो आपका 80C के अंदर रिकवर हो जाता है, पर जो 50,000 है उसकी अलग से एक डिडक्शन मिल जाती है 80CCD1B के अंदर, ठीक है। और ये जो भी डिडक्शन मिलती है वो केवल टायर 1 के कंट्रीब्यूशन के लिए मिलती है, टायर 2 के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। इसी तरह एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसकी डिडक्शन 80CCD2 में मिलती है। हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दिखाना, 1 बाय 1 सारा डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। पर यहाँ पे ये चीज नोट करने की कि जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो सेम फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप कंट्रीब्यूशन है उसी की डिडक्शन मिलेगी। मींस आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी आपने एनपीएस में डिपॉजिट कराया है, चाहे वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हो चाहे आपने नॉर्मल कंट्रीब्यूशन कराया हो, तो वो सभी की डिडक्शन उसी साल में मिलेगी। अगर 31 मार्च के बाद आपने जमा कराया तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, ठीक है। और आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपकी एनपीएस कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट आपको सेव करके रखनी है ताकि अगर असेसिंग ऑफिसर आपसे कुछ डिटेल मांगता है तो आप उसे सबमिट कर सकें। तो लेट्स सी इनकम टैक्स रिटर्न हम कैसे शो करते हैं एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन। आपको अपने डिडक्शंस पे क्लिक करना है। देखिए ये 80CCD1B आप जाएंगे, आर यू एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन पे क्लिक करेंगे यस, एंड 80CCD1B में आप यहाँ पे 50,000, ये मैक्सिमम 50,000 होता है। ओके,
इससे ज्यादा की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। आपने 1 लाख भी एनपीएस से डिपॉजिट करा दिया तो मैक्सिमम आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी यहाँ पर एडिशनल। तो आपको टोटल 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। अगर आपने 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट किया है तो आपको 2,50,000 आपको यहाँ पे मिलेगा। 1.5 लाख आपको एटीसी के अंदर आपको अलाउ कर देंगे आप। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे शो होता है। आप वहीं डिडक्शन से क्लिक कीजिए अपना। उसके बाद देखिए 80CCD2, ये देखें कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम है, उसमें अगर एम्प्लॉयर ने कुछ भी डिपॉजिट कराया तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस मिस्टर स्मार्ट के केस में उसके एम्प्लॉयर ने जो जमा कराया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है। तो होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आती है मेडिकल। मीन्स आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी डिडक्शन आपको दे देता है इनकम टैक्स। तो उसके लिए अगर आप सेल्फ अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी है तो उसकी मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 तक मिलेगी। तो जो भी आप अगर 11,000 का पॉलिसी प्रीमियम पे कर रहे हैं पूरी साल का तो आप वो उसको 11,000 क्लेम कर सकते हैं। और पूरा 25,000 से 30,000 का पे कर रहे हैं तो आप 25,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं। पर अगर आप में या आपके स्पाउस में कोई भी सीनियर सिटीजन है, मीन 60 ईयर एंड अबाउट, तो टोटल डिडक्शन 50,000 तक इंक्रीज हो जाती है। तो मीन्स इस सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन का मैक्सिमम डिडक्शन अगर कोई भी एक या हस्बैंड या वाइफ में कोई सा भी एक अगर सीनियर सिटीजन है तो टोटल 50,000 की डिडक्शन मिलेगी आपको 80D के अंदर। तो आप 50,000 तक का कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकते हैं और उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं पेरेंट्स के मेडिकल इंश्योरेंस का, मीन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीमियम आपने पे किया हो अपने पेरेंट्स के लिए, तो अगर पेरेंट्स में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, मीन 60 ईयर से अबव नहीं है, तो 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी उनके लिए भी। पर अगर एनी पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन तो वो डिडक्शन 50,000 तक इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह 5,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपको डिडक्शन मिलती है। पर इस डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, लेट्स डिस्कस। ये जो भी आप पेमेंट करेंगे वो नॉन कैश मोड होना चाहिए। मींस कैश मोड आपको अलाउ नहीं होगा। आपको अपना प्रूफ रखना पड़ेगा कि आपने क्या पेमेंट किया और ये पेमेंट आपने ही की है। और उसके अलावा वो मेडिकल प्रीमियम रिसिप्ट आपको शो करनी पड़ेगी अगर आपका असेसिंग ऑफिसर आपसे मांगता है। और मेडिकल पॉलिसीज को आपको रखना पड़ेगा, जो भी आपने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है, ताकि आप प्रूव कर सको कि आपने पेमेंट की है और ये आपने पॉलिसी दी हुई है। ओके, तो दिस इज द कंडीशन। अब देखते हैं हम कि इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे शो करेंगे। तो वही आप अपने डिडक्शंस पे क्लिक कीजिए यहाँ पर। ओके, देखिए डिडक्शंस पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आओगे, या पहले डोनेशन दिखेगा, साइंटिफिक रिसर्च में कोई डोनेशन किया वो दिखेगा, 80GG की डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, 80C आ गया, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया 80CCD। अब देखिए 80D, इस पे यस करेंगे। उसके बाद आपको शेड्यूल फिल करना पड़ेगा आगे। देखिए यहाँ पे 80D आया, इस पे क्लिक करोगे। अगर आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करेंगे हम यहाँ पे, और जो भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। तो मिस्टर स्मार्ट ने 11,000 का मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा सेल्फ और स्पाउस के लिए, और अपने उसके क्योंकि कोई भी पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं था तो उसने 20,000 का अपना पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा था, तो उसने पूरी डिडक्शन यहाँ पे ऐड कर ली और उसके लिए उसमें टैक्स सेविंग कर ली। ओके, so this all on deduction on 80C and 80D. Hope you like the video. If you like, please subscribe my channel, like, subscribe and share my channel. Thank you.